नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा राज्य का इकोनॉमिक सर्वे देखने वाले हैं। एग्जाम से पहले ये इकोनॉमी के पोर्शन, चाहे बजट हो चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, ये देखकर आपको जाना चाहिए। इससे बहुत सारे फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन पहले ही आ चुका है, तो उसे आपने देखा था और वहाँ रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश वाला भी बनाया जाए, और ये सही बात है। तो यहाँ पर वो प्रस्तुत है। शुरू करते हैं। यहाँ बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है और पहला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल है, इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ बाउंड्री वॉल्स बताई गई हैं। तो राज्य की अवस्थिति जान लीजिए मोटे तौर पे, और ये चीज़ें आप जानते भी होंगे, मैपिंग में आराम से देख सकते हैं। हरियाणा राज्य जो है वो चारों ओर से लैंड लॉक्ड है, मतलब अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, इसकी सीमा कहीं से भी खुली नहीं है। और हिमाचल प्रदेश इसके नॉर्थ में है, यानी हिमालयी राज्य है हिमाचल, वो इसके नॉर्थ में है। उत्तर प्रदेश इसके ईस्ट में है। पंजाब इसके वेस्ट में है, पंजाब का ही ये पहले हिस्सा हुआ करता था, बाद में उससे अलग हुआ, तो पंजाब इसके पश्चिम में है। और राजस्थान कहाँ पे है, तो इसके साउथ में ये अवस्थित है। और ये भी बताया गया कि इट इज़ अ स्टेट एडजेसेंट टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड सराउंड्स इट ऑन 3 साइड्स। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल दिल्ली से ये किस प्रकार से घिरा हुआ है या उसे कैसे घेरता है, दोनों बात एक ही है, चाहे वो उस राज्य के द्वारा या उस एरिया के द्वारा घिरा हो या उस राज्य को कवर करता हो अपनी सीमाओं से, तो दोनों का मतलब वही है। आपको ये पता होना चाहिए कि किससे किससे टच करता है। अब देखिए, यहाँ बताया गया कि हरियाणा इज 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। ये चौथे नंबर पर है कॉटन प्रोडक्शन के मामले में। और द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ हरियाणा आर मोटर व्हीकल। इसमें देखिए इंडस्ट्रियल एरिया ढेर सारे हैं, तो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी खासी है। IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर का तो काम ही खेत खलिहान किसान, और उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, ये भी यहाँ पर अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, मतलब ये भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। Being the preferred destination for large auto companies and auto part manufacturers, देखिए ऑटो पार्ट्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो यहाँ पर होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ा डेस्टिनेशन है, जितने भी इसमें इन्वेस्टर हैं या बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हैं। और इसके अलावा ऑटो पार्ट्स भी बनते हैं। और हरियाणा इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब ऑफ द कंट्री। ये ऑटोमोबाइल के मामले में एक हब है और सबसे बड़ा ये केंद्र एक तरह से कहा जा सकता है पूरे देश में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इसमें से इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें कि हरियाणा सबसे अग्रणी है, तो ये ऑटोमोबाइल वाला है। और पानीपत रिफाइनरी, जैसे कि IOCL आप देख रहे हैं यहाँ पे, लोकेटेड इन पानीपत, बताने की आवश्यकता नहीं है, पानीपत रिफाइनरी है तो पानीपत में ही होगी। और इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और साथ में ये बताया गया कि हरियाणा इज जियोग्राफिकली स्मॉल स्टेट विच कवर ओनली 1.3%। देखिए ये स्मॉल स्टेट तो है ही है, छोटा सा राज्य है। हिंदी भाषी राज्य जो पंजाब का था उसको निकाल लिया गया तो वो बन गया हरियाणा। और ये सिर्फ पूरे कंट्री का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1.3% ही कवर करता है, तो इसका छोटा सा साइज आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हरियाणा छोटा भले ही है लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। अब यहाँ जो दूसरा बुलेट पॉइंट है, यहाँ से एक्चुअल इकोनॉमी शुरू होती है, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे हम देखने वाले हैं उसका पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये बताया गया कि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 3.95%। ये कॉन्ट्रीब्यूशन देता है कितना, 3.95% टू द नेशनल GDP ऑफ हरियाणा एट कॉन्स्टेंट 2011-12 प्राइजेस। जो यहाँ स्थिर मूल्य है, कॉन्स्टेंट प्राइस है, वो किस ईयर पर बेस किया गया है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है 2011-12 का। एज पर द क्विक एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2020-21। तो यहाँ जो परसेंटेज दिया है ना वो आप याद रखेंगे, नेशनल GDP में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे आप देखें। इसके बाद आपको ये बताया गया कि द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रिपेयर एस्टिमेट्स ऑफ हरियाणा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP। ठीक है, ये तैयार करता है। और द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वर्किंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा टू इम्प्रूव द एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब यहाँ पर दो कंट्रीब्यूशन है दोनों का आपस में। मतलब गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है उसका जो इकोनॉमी डिपार्टमेंट है वो हरियाणा के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के जितने भी एस्टिमेट होते हैं उनमें सुधार के लिए अपना जो सांख्यिकी विभाग है उसके साथ मिलकर काम करता है। तो दोनों मिलकर यहाँ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके बाद आप देखें अगली जानकारी, इसमें बताया गया कि एज पर द advance estimate for year 2021-22, the state's GDP at prevailing prices is estimated at 8,95,671.25 करोड़। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है।
8,95,671.25 crore, which show an excellent growth of 18.1% in the year 2020-21. माफ कीजिए 2021-22, मतलब जो लेटेस्ट वाला है उसकी बात की जा रही है। और उसके बाद ये बताया गया कि एज कम्पेयर टू द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 0.5% इन ईयर 2020-21। ठीक है, तो इतनी इसमें जो ग्रोथ है वो दिखाई गई। मतलब कंपैरिजन इसलिए किया जाता है ताकि आप दोनों को देखें कि पीछे कैसा था और अभी कैसा है। इसके बाद ये भी इसमें बताया गया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन ईयर 2020-22 एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइजेस, स्थिर मूल्य वही रहेंगे 2011-12 वाले, तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। इज एस्टिमेटेड एट 5,88,771.21 करोड़ विद अ ग्रोथ ऑफ 9.8% एज कम्पेयर टू द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 5.3% रिकॉर्डेड इन ईयर 2020-21। तो इसमें सिर्फ आप जो परसेंटेज है ना उसको भी अगर याद रखते हैं तो भी काम हो जाएगा। इतना बड़ा डाटा याद करने की उतनी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA ऑफ स्टेट कॉन्ट्रैक्टेड बाई 4.3% ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 एट कॉन्स्टेंट 2011-12 प्राइजेस। ठीक है, स्थिर मूल्य वही रहेगा तो उसमें बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें असली आपके काम की चीज़ है 4.3%। सिर्फ परसेंटेज वाला आंकड़ा जो है उसको ज़्यादा सावधानी से या गहराई से देखिएगा, बाकी जो आंकड़े हैं उनको भी एक बार रफ देख लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। आगे देखें, द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई 9.2% इन ईयर 2021-22। इंक्रीजमेंट कितना हुआ है? 9.2% हुआ है, और हम बात कर रहे हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की। इसके बाद देखिए, देयर हैज़ बीन एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 9.2%। इसे साफ कर लेते हैं और जरा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 9.2% in year 2021-22 due to excellent growth of 11.5% in a country industry sector and 10.1% in सर्विस सेक्टर। इसमें जो एक्सीलेंट ग्रोथ दर्ज की गई है वो कितनी है? वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी खासी है, देखिए 11.5% यानी 11.5, और जो सर्विस सेक्टर है वहाँ भी कम नहीं है, ये 10.1% है, तो अच्छी बात है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज रिकॉर्डेड एट 7.6% इन ईयर 2019-20, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-20 वाला, उसमें जो रिकॉर्ड किया गया था वो 17.6% था। वाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर वाज एस्टिमेटेड एट 34.0% एंड 48.4% रेस्पेक्टिवली। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इसमें शेयर था वो कितना था? 34% था, और जो सर्विस सेक्टर था उसका था 48.4% रेस्पेक्टिवली का, मतलब यहाँ पे क्रम से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ आपको बताया गया कि द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर डिक्लाइन टू 47.1% इन ईयर 2020-21। इसमें देखिए डिक्लाइन हुआ है, मतलब ये नीचे आया है। वाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 18.0% एंड इंडस्ट्री सेक्टर 34.9% रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज। ये ध्यान दीजिएगा कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें यहाँ पर जो शेयर इसका सर्विस सेक्टर का था 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसमें डिक्लाइनेशन देखने के लिए मिला है, मतलब ये कितना हो गया? 47.1%। और देखिए जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर के साथ जितने भी जुड़े हुए सेक्टर होते हैं, चाहे वो पशुपालन हो या बाकी बागवानी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनका जो शेयर है वो 18.0% है, और इंडस्ट्री का अच्छा खासा बढ़ गया तो 34.9%, मतलब बहुत अच्छा नहीं बढ़ा लेकिन तब भी वृद्धि तो हुई। और ये समय आप देख ही रहे हैं 2020-21, ये एकदम से पेंडेमिक वाला समय। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, द शेयर ऑफ दीज सेक्टर इंक्रीज टू 35.6% एंड 47.5% रेस्पेक्टिवली इन ईयर 2021-22 विथ एक्सीलेंट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। देखिए इसमें ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो कितनी है? 11.5%। सर्विस सेक्टर का कितना है? तो 10.1% है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर डिक्लाइन टू 16.9%। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो शेयर है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का वो डिक्लाइन हो गया। कितना आ गया? तो ये 16.9%। परसेंटेज वाला डाटा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। देखिए जो पर कैपिटा इनकम आप बोलते हैं ना इकोनॉमी में, उसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो यहाँ दिया हुआ है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। इज द एवरेज ऑफ इनकम अर्न बाई ईच इंडिविजुअल। ये क्या है? एक एवरेज निकाला जाता है, जितनी भी इनकम अर्न की जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल को इसमें काउंट करते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन ईयर 1966, हरियाणा स्टेट जब इसका फॉर्मेशन हुआ, पंजाब से इसको काट कर अलग किया गया, 1966 की बात है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट वॉज ओनली 608 रुपी एट द प्रिवेलिंग प्राइजेस। देखिए शुरुआत में कितनी थी और अब क्या हुआ है, तो आगे की स्थिति बताई गई कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइजेस इज एस्टिमेटेड एट 1,79,367। ये रुपए में आंकड़ा दिया है, विथ अ ग्रोथ
और ग्रोथ कितनी दर्ज की गई है, आप इसका आंकड़ा देखिए 8.3% इन ईयर 2021-22 एज कम्पेयर टू अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 6.7% इन ईयर 2020-21। 2020-21 वाला जो समय था उसमें ज़्यादातर जो सेक्टर थे उनमें गिरावट ही देखने के लिए मिली। अब इस मामले में जिन राज्यों ने थोड़ा अपनी स्थिति को संभाल लिया है तो ये तारीफ की बात है। तो हरियाणा ने काफ़ी मेंटेन किया है, फिर भी यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए एट प्रिवेलिंग प्राइजेस, यहाँ पर आप देखिए ये वाला पॉइंट। तो प्रिवेलिंग प्राइजेस इट इज़ लाइकली टू बी 2,74,635 इन ईयर 2021-22 विच शोज अ ग्रोथ ऑफ 16.5%, 16.5% एज कम्पेयर टू द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 2.0% रिकॉर्डेड इन ईयर 2020-21। तो ये डाटा जो है इसको आप देखते चलिए। अगर याद करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसा है कि आपने याद तो किया होगा, रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो इस चीज़ को आप लिख कर याद कर सकते हैं या लिख कर रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जो आंकड़े दिए हाथ से लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। In the year 2021-22, also the per capita income of state at both prevailing and constant prices has been higher as compared to national per capita income of 1,50,326 and 93,973 respectively. दोनों को आप देखें। The contribution of Haryana state's GDP to the national GDP, मतलब जो स्टेट GDP होती है तो उसमें हरियाणा राज्य का अपना जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल GDP में which was recorded at 3.41% in 2011-12 at constant price has now increased to 3.99%. अब उसमें इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है, वो कितना है 3.99% है एज पर द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021-22। लेटेस्ट वाला यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इंक्रीज का जो परसेंटेज है ना, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको बताया गया कि एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, यहाँ ये वाला डाटा आप देख रहे हैं, प्रिवेलिंग प्राइजेस द शेयर ऑफ हरियाणा स्टेट इन नेशनल GDP एस्टिमेट टू बी 3.86% इन ईयर 2021-22। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ईयर 2021-22 हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट 16.9% एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस। और कॉन्स्टेंट प्राइस कब का रिकॉर्ड किया गया है वो आप जान ही रहे हैं, 2011-12 का है। स्थिर मूल्य यही है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर का जो सेक्टर होता है उसमें लोग फसल को बोना और काटना ही समझ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसान के पास समय होता है। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटा यही काम करता है। तो जो खाली बचा समय होता है उसमें वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को और पोषित करने के लिए, मतलब कोई भी आदमी ज़्यादा कमाना चाहता है तो उसके लिए वो पशु रखता है या कुछ सब्जियां लगा लेता है, कुछ बगीचे लगा लेता है, या मछली पालन ही कर लिया, कुछ किसान मधुमक्खी पालन करते हैं। इस तरह के उसमें जो और आगे सेक्टर्स चिपक जाते हैं उनको एलाइड सेक्टर कहा जाता है। और कुल मिलाकर ये किसान की इनकम को बताते हैं। उसके पास अगर पशु हैं, और प्रायः जितने भी खेतीहर किसान होते हैं उनके पास पशु होते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री वाला काम होता ही है। उनसे उन्हें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो फ्यूल है वो मिलता है, उनके गोबर से ईंधन बनता है। और जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि भूसा है, पुआल है, धान और गेहूं से निकला, तो उसका भी इस्तेमाल जानवरों को खिलाने में हो जाता है। तो ये एकदम से एक पंथ दो काज वाली स्थिति है, इसे आप देख रहे हैं। तो वही बताया गया कि ये सब मेन कंपोनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के, और दे कंट्रीब्यूट अबाउट 93% टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। अब आइए इसमें देखते हैं लास्ट पॉइंट इस पेज का। एज पर द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2021-22 द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट 87,167.66 करोड़। इसका आंकड़ा आप देख रहे हैं कितना अच्छा खासा है, विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 2.6%। लेकिन अगर परसेंटेज में इसका ग्रोथ रेट निकाला जाए तो वो कितना होगा, मात्र 2.6%। आगे बढ़ते हैं। अब इस नए पेज में जो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में थोड़ा डाटा इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा हम बैंकिंग और क्रेडिट पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। यहाँ कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से देना, मतलब सिर्फ फैक्ट आप देखिए। तो बैंकिंग एंड क्रेडिट वाला जो सेक्टर है उससे हम डाटा इकट्ठा करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखेंगे, और साथ में एक्साइज और टैक्सेशन वाला जो हिस्सा है उसको देखेंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बताया गया कि द स्टेट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा राज्य रैंक्स फर्स्ट इन कंट्री, मतलब इसका पहला स्थान है। अब किस मामले में पहला स्थान है, इन टर्म ऑफ फिजिकल रिफॉर्म एंड इट्स फिजिकल मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, पहले पोजीशन पे राज्य है, बड़ी बात। द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स यानी जिसे आप CBS कहते हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक्स जिसे कि आप RRB कहते हैं, इन द स्टेट स्टूड एट 5,598 एज ऑफ सितंबर 2021। 2021 सितंबर तक का ये डाटा है और इनकी संख्या कितनी है, 5,598। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1966। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो ये नवंबर की पहली तारीख थी, 1966, राज्य की स्थापना का ही वर्ष है।
At the time of establishment of bank, there were only 7 primary cooperative agriculture and rural development bank in state. उस समय मात्र इनकी संख्या 7 थी और अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 71 हो गई है। ग्रोथ देखिए। वन टाइम पेमेंट इनिशिएटिव, माफ कीजिए, इंसेंटिव स्कीम, इसे आप OTS कहते हैं शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, वन टाइम पेमेंट इंसेंटिव स्कीम। तो ये रिलेट करती है किस चीज़ से? इसका रिलेशन यहाँ जोड़ा गया है। टू रिकवरी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट इन 2019 फॉर इनडेबिटेड मेंबर्स एंड फार्मर्स। ठीक, तो यहाँ जो 2019 का रिकॉर्ड है वो दिया है और साथ में आपको बताया गया कि डिपॉजिट गारंटी स्कीम जो है फॉर PSES वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर 2005। 1 नवंबर जो कि राज्य का स्थापना दिवस है 1966 में, इसी तारीख में हरियाणा राज्य को अलग से एक राज्य की मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 1 नवंबर 2005 में फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल रेजिडेंट इसको शुरू किया गया था। इसका नाम क्या है? डिपॉजिट गारंटी स्कीम। इसके बाद आप देखें, अंडर दिस स्कीम द बैंक गारंटीज ईच ऑफ इट्स मेंबर ऑन डिपॉजिटिंग एट नॉर्मल अमाउंट ऑफ 50,000। यहाँ जो डिपॉजिट करना होगा अमाउंट, उसका मात्रा कितनी है? 50,000 है। इसको आप याद रखेंगे और समय याद रखेंगे 2005 का। अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम की बात हो रही है। 2014 की ये स्कीम है। द स्टेट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रिलीफ एट अ रेट ऑफ 4% टू द फार्मर हु मेक फैमिली रिपेमेंट, माफ कीजिए, मेक टाइमली रिपेमेंट ऑफ क्रॉप लोन। जो क्रॉप लोन्स लिए जाते हैं, फसल ऋण लिए जाते हैं किसानों के बारे में कहा जा रहा है, फ्रॉम 1 सितंबर 2014। तो ये इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम है। किसानों के ऋण वैसे भी जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार की ओर से भी ये छूट दी जाती है कि भाई इतना ऋण आपका माफ किया गया या इतना इंटरेस्ट में कमी की गई। किसानों को राहत देना ये सरकार का उद्देश्य होता है और ये देनी भी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को आप देख रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ये किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की है। और ये चल रही है 2009 से। स्कीम का जो चलने का टाइम पीरियड है पीछे से है 2009 से। द ई पेंशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012। द ई स्टाम्पिंग सिस्टम, यहाँ देखिए समय दिया हुआ है, ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द ई स्टाम्पिंग सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन हरियाणा ऑन 1 मार्च 2017। तो दोनों का जो इम्प्लीमेंटेशन का ईयर है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन जून 2016। 2016 की बात है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन हरियाणा। देखिए GST लागू हुआ था जुलाई में। तो 1 जुलाई 2017 को ही ये हरियाणा में इम्प्लीमेंट कर लिया गया था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा टू ओवरऑल नेशनल कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अबाउट 6.5%। GST कलेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है हरियाणा राज्य का? 6.5%। अब आगे देखते हैं। इसमें आपको बताया गया कि द टोटल GST कलेक्शन ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाज 21,089, यहाँ आप देख रहे हैं 21,089.57 करोड़। इतना ज़्यादा जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में GST कलेक्शन है वो आंकड़े में आपको बता दिया गया, परसेंटेज पीछे बताया गया था। और साथ में ये कहा गया, यहाँ आप देखें कि द स्टेट्स टोटल GST कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज 17,942.18 करोड़ अप टू 31 दिसंबर 2021। वहाँ तक इसे अपडेट किया गया है और शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 24.03%। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है और ये जो वृद्धि है ये 24.03% की है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू एंड इम्प्रूव सिस्टम हरियाणा हैज़ रिसेंटली स्विच फ्रॉम मॉडल 1 मोड टू मॉडल 2 मोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST ऑन 1 जुलाई 2021। मॉडल 1 मोड से ये शिफ्ट हो गया है मॉडल 2 मोड की ओर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। साथ में आपको बताया गया कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट, जिसे कि हम शॉर्टकट में कहते हैं HSC SRT, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 31 मार्च 2021 में। तो इसे आप याद रखेंगे, इसकी जो तारीख है। अब यहाँ पर हम नया डाटा इकट्ठा करेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। किसके लिए? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो आकांक्षी जिले कहे जाते हैं ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम चलता है और ये प्रत्येक राज्य सरकार का अपना दायित्व है। तो उसमें हरियाणा क्या कर रहा है? दिस प्रोग्राम वॉज अनाउंस बाई नीति आयोग। इसकी घोषणा किसने की थी? गवर्नमेंट के दिमाग ने, यानी थिंक टैंक ने। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिमाग है और ये जो योजना आयोग था इससे पीछे वाला, उसी की जगह लेकर आया हुआ है, लेकिन उसके जैसा नहीं है। दोनों की संरचना में फ़र्क है। ये सिर्फ सलाह दे सकता है, योजना आयोग के पास कुछ फैसलों का भी हक था। और देखिए, ये जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा अनाउंस किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? तो विच एम्स टू रैपिडली ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्ट ऑफ 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फॉर बेसिक एमिनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। मतलब जिले को समग्र विकास की ओर ले जाना। और ये पिछड़े जिले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की गई और उनमें ओवरऑल ग्रोथ
दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया। अब यहाँ देखिए हरियाणा के रिस्पेक्ट में बताया गया नूह जो कि मेवात डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है, मतलब नूह डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, हरियाणा स्टेट इज़ वन ऑफ दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, मतलब नूह जो है ये क्या है, हरियाणा स्टेट में एकमात्र एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। और द प्रोग्राम फोकसेस ऑन 6 प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मतलब ओवरऑल समग्र विकास जिसे कहा जाता है, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ बात की जा रही है, तो उसमें हर चीज़ आती है। मतलब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन देंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज है उसको ठीक करेंगे, जो भूजल का स्तर नीचे जा रहा है तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे, स्किल डेवलपमेंट आजकल चल रहा है तो वो चीज़ है, ये सारी बातें, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। अब देखिए हरियाणा का जो नूह है, मतलब इसकी अगर बात करें रैंक वाइज, तो लोवेस्ट अमंग दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पर द बेस लाइन रैंकिंग रिलीज इन मार्च 2018। जब मार्च 2018 में बेसलाइन रैंकिंग जारी होती है, मतलब रिपोर्ट जारी होती है, उसमें नूह का एकदम से आखिरी पोजीशन था, नीचे से टॉप किया था। और अब क्या है, ये जनवरी 2019 का ओवरऑल रैंकिंग था, तो उसमें ये थर्ड आया था। एंड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट सिक्योर फर्स्ट रैंक। मतलब ओवरऑल रैंकिंग जब 2019 की जारी हुई तो उसमें इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अलग से इसमें सेपरेट रैंकिंग भी की जाती है, तो उस सेक्टर में इसने फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी। तो ये इसकी अविस्मरणीय ग्रोथ है। और नूह सिक्योर 4th रैंक ओवरऑल एंड फर्स्ट रैंक इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिसंबर 2021। तो इसकी जो करंट पोजीशन है वो अच्छी खासी है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को देख लेते हैं। तो हरियाणा इज ए लैंड लॉक स्टेट, अभी हमने देखा लैंड लॉक्ड है, टोटल चारों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है। और इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 27 डिग्री, यहाँ आप देखें इसकी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्थिति, मतलब पहले हम लैटिट्यूड देखेंगे तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर ये 30 डिग्री 35 मिनट लैटिट्यूड जो है वहाँ तक विस्तृत है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें देशांतर की, तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट लॉन्गिट्यूड इसका पूरा स्ट्रेच है। अब यहाँ देखिए द एस्टिमेटेड ग्रॉस शोन एरिया इन हरियाणा ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वॉज 66.12 लाख हेक्टेयर। जो नेट शोन एरिया है, मतलब टोटल बोया गया क्षेत्र, वो 2020-21 के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना है, 66.12 लाख हेक्टेयर। इसको आप याद रखेंगे। इन द ईयर 2021 मतलब 2020-21 वाला जो था, द परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर व्हीट एंड राइस क्रॉप, देखिए गेहूँ और चावल मुख्य खाद्यान्न है, ये आप जानते ही हैं। तो जो शोन एरिया था, नेट शोन एरिया था, उसमें वीट का परसेंटेज कितना है, राइस का परसेंटेज कितना है, वो सब आपको बताया गया। तो अंडर यहाँ आप देख रहे हैं एरिया अंडर वीट एंड राइस क्रॉप टू टोटल शोन एरिया इन स्टेट वाज 61.89%, ये बताया गया। और द एरिया अंडर वीट इन द ईयर 2020-21 25.64 लाख हेक्टेयर। और ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 राइस का जो एरिया था वो कितना था, 15.28 लाख हेक्टेयर था। मतलब मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि करीब 15.5 लाख हेक्टेयर था। तो चावल के खेत कम है, चावल के खेतों का विस्तार कम है, और इसकी यहाँ बुआई भी कम होती है क्योंकि जलवायु ज़्यादा उपयुक्त है गेहूँ के लिए, तो वीट प्रोडक्शन होता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो नेट शोन एरिया है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, वीट का है। अब यहाँ एक चीज़ और बताई गई कि द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा स्टेट वाज 195.22 लाख टन इन ईयर 2021। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 195.22 लाख टन इतना जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है वो हुआ था। और द प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज 56.38 लाख टन, इतना एक साल भर में हुआ। और साथ में ये बताया गया कि इन ईयर 2020-21 वीट प्रोडक्शन जो था वो अच्छा खासा था, यहाँ आप देख सकते हैं 123.93 लाख टन, इतना सारा जो गेहूँ है उसका उत्पादन हुआ था। हालांकि अभी जो बीता हुआ वर्ष है उसमें गेहूँ उत्पादन हर राज्य में कम हुआ है। अब आगे देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, ये तो हमने गेहूं चावल की बात कर ली, अभी तिलहन की बात कर ले तो जो ऑयल सीड्स हैं और साथ में शुगर केन, इनकी अगर बात करें तो 13.49 लाख टन और 85.32 लाख टन रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है उसका जो आंकड़ा है वो 13.49 है, और जो 85.32 लाख टन का डाटा आप देख रहे हैं वो शुगर केन के लिए है। दोनों को आप याद रखेंगे, 13.49 और 85.32 डाटा ही आपको इकट्ठा करना है बस। अब इसके बाद देखें द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस इन हरियाणा ड्यूरिंग ईयर 2020-21 वाज 4,834 एंड 3,691 kg पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। एक हेक्टेयर में कितने किलो अनाज पैदा हुआ उसकी बात हो रही है। तो गेहूं और चावल का आपने देखा। द एवरेज एस्टिमेट यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस इन ईयर 2021-22 इज एस्टिमेटेड टू 4,850 एंड 3,428 kg पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। तो अब देख रहे हैं कि इसमें ग्रोथ कितनी है। अब यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना है, और अ न्यू क्रॉप
डाइवर्सिफिकेशन स्कीम नेम्ड मेरा पानी मेरी विरासत वाज लॉन्च ड्यूरिंग खरीफ 2020 इन स्टेट ऑफ हरियाणा। खरीफ सीजन जो 2020 का था उसमें इसको लॉन्च किया गया था। हरियाणा राज्य की योजना है। इन ईयर 2021-22 हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन हैज बीन अनाउंस अंडर विच अ टारगेट हैज बीन सेट टू कलेक्ट सैंपल ऑफ ईच एकड़ फ्रॉम एवरी विलेज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों में ये योजना है कि हर एकड़ से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाएंगे और उससे खेत की स्थिति का पता लगाया जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, कैसा वहाँ पे क्रॉप साइकिल होना चाहिए, कौन कौन सी फसलें उगानी चाहिए, ये सब चीज़ें, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसमें जो एसिड नेचर है वो पाया जा रहा है या बेसिक मिट्टी है या कैसी है, कुल मिलाकर जो मिट्टी का परीक्षण है वो किया जाएगा। खेत के स्वस्थ होने का क्या मतलब है कि वहाँ की मिट्टी अच्छी हो, तो ये चीज़ हमने देखी। अब यहाँ आप आगे देखें, अगले पेज में बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे कि RBBY कहा जाता है वाज लॉन्च इन हरियाणा इन 2007-8, मतलब जो ईयर था। और इन यहाँ आप देखें अगला आंकड़ा, इन ईयर 2018 द स्कीम वाज गिवन अ फेस लिफ्ट एज बेनिफिशियल अप्रोच फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RKVY रफ्तार एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, इन द स्टेट फ्रॉम रबी 2007-8 2 क्रॉप व्हीट एंड पल्सेस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस मिशन। मतलब इसमें 2 नई फसलों को बाद में जोड़ दिया गया। तो इसमें कौन कौन सी फसलें थी, क्रॉप जितने भी जो व्हीट क्रॉप है वो भी, और पल्सेस जो दालें हैं उनका प्रोडक्शन। और हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर दिस मिशन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा राज्य में जो 7 जिले हैं, नेमली अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर, हैव बीन कवर अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन व्हीट के रिस्पेक्ट में इन्हें कवर किया गया है फूड सिक्योरिटी मिशन में। द रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी हैज़ बीन फार्मुलेटेड बाई हरियाणा गवर्नमेंट ऑन 9 नवंबर 2010 फॉर द रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ लैंड ऑनर्स एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो ये एक अच्छी पहल है। अब यहाँ आप देखें कि इन द स्टेट ऑफ हरियाणा द कंसोलिडेटेड वर्क इज डन अंडर ईस्ट पंजाब होल्डिंग प्रिवेंशन ऑफ कंसोलिडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1948। तो यहाँ जो वर्क है, मतलब कंसोलिडेशन वर्क है, वो कंप्लीट हो चुका है। और हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन सोसाइटी, ये हरियाणा राज्य के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये वाला डाटा हमने देखा, एक्ट कब का है, 1948 का है, उसको याद रखिएगा। अब देखिए, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1976 अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीड एक्ट 1966 अंडर द कंडीशन गिवन इन नेशनल सीड प्रोजेक्ट एंड 6 अप्रैल, ये कब से स्टार्ट हुआ है उसकी बात हो रही है, तो ये 6 अप्रैल 1976 से लगातार चल रहा है। और इट वाज रजिस्टर्ड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर्ड है। और अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860, वो रजिस्ट्रेशन किसके, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू होता है, तो वही बताया गया है, सोसाइटीज़ एक्ट है 1860 वाला। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन, यहाँ आप देखें, स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट वर्क इट्स इंडिपेंडेंट वर्क ऑन 1 सितंबर 1976। इसने स्वतंत्र रूप से काम करना कब शुरू किया, तो वो तारीख आप देख रहे हैं। और द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एट पंचकूला एंड रीजनल ऑफिस एट करनाल, हिसार, सिरसा एंड रोहतक। तो ये इसके जो रीजनल ऑफिस है उनको भी आप याद रखेंगे, प्लस जो मेन हेडक्वार्टर है वो पंचकूला में है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। हरियाणा लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, ये जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसकी बात हो रही है, वाज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 1974। इसकी स्थापना जो कंपनी एक्ट 1974 वाला था उसके अंडर में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकूला में है। अब यहाँ देखें आप, इन हरियाणा 4.17 लाख हेक्टेयर एरिया इज अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप विच इज़, यहाँ आप देख रहे हैं, विच इज 6.35% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वाज 71.82 लाख मीट्रिक टन्स। इसका जो यहाँ पूरा हॉर्टिकल्चर क्रॉप का आंकड़ा है वो कितना है, प्रोडक्शन का डाटा, वो 71.82 लाख मीट्रिक टन है, मतलब ठीक ठाक। द टोटल फ्रूट एरिया वाज 71,460 हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ 12.3 लाख, या आप कह सकते हैं 12.31 लाख मीट्रिक टन इन ईयर 2020-21। और इन द ईयर 2021-22 अ टारगेट ऑफ 82,000 हेक्टेयर हैज़ बीन सेट विद द प्रोडक्शन ऑफ 13.99 लाख मीट्रिक टन। तो ये एक टारगेट रखा गया है। अब इसमें से कितना अचीव होगा वो देखने वाली बात। यहाँ ये बताया गया कि द टोटल वेजिटेबल कल्टिवेशन एरिया ये 3,37,302 हेक्टेयर है, और करीब 58.69 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन इसमें देखा गया 2020-21 के दौर में। और 2021-22 यानी 21-22 वाला जो दौर था उसमें टारगेट कितना रखा गया है, तो ये 3,85,018 हेक्टेयर एरिया इसमें कवर किया जाएगा। और जो प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया है वो 67.37 लाख मीट्रिक टन सेट किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे थे वेजिटेबल कल्टिवेशन की। इसके बाद आप यहाँ देखिए, टू प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज़ इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स
द हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग एस्टैब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एट करनाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, करनाल में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि हॉर्टिकल्चर पे और ज़्यादा रिसर्च हो सके और इससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। अब यहाँ बात की जा रही है भावांतर भरपाई योजना की। इसको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 31 दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जब आप किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के तो कोई योजना बनेगी नहीं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस टू हॉर्टिकल्चर फार्मर ड्यू टू लोअर होलसेल मार्केट प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड टू इनकरेज देम टू मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हॉर्टिकल्चर। देखिए, जो खेत उपलब्ध है हरियाणा राज्य में, एक तो क्षेत्रफल वैसे भी कम है, लेकिन जो खेत है वो उपजाऊ है, मतलब खेती करने लायक। तो उसमें अगर सभी किसान उठकर सिर्फ गेहूं चावल उगाने लगेंगे तो एक तरफा प्रोडक्शन होगा, बाकी जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो राज्य को जिस तरह की इनकम मिलनी चाहिए और जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी, ये आप भी जानते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है उसमें फ़ायदा है, मतलब सब्जियों की खेती या हॉर्टिकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको उगाने में और बेचने में ज़्यादा मुनाफा है। तो ऐसे में हॉर्टिकल्चर के लिए अब किसानों को प्रोत्साहित करना, ये इस स्कीम का पर्पज़ है। और हॉर्टिकल्चर या सब्जी की खेती में लोग क्यों नहीं उतरते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जरा सा मौसम ख़राब हुआ नहीं या मार्केट कहीं डाउन हुआ नहीं कि इसकी जो पूरा प्रोडक्शन है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और जो मूल्य निर्धारण है वो भी स्थिर नहीं होता है। तो ऐसे में भावांतर भरपाई योजना जो है, ये जो रिस्क ऑफ लॉस है हॉर्टिकल्चर फार्मर का, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी और रिड्यूस करेगी तो किसान प्रोत्साहित होंगे। इसके बाद आप आगे देखें, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2021। ये स्टार्ट की गई थी। और बी कीपिंग पॉलिसी 2021 और एक्शन प्लान 2021-30 मतलब 21 से लेकर 2030 तक हैव बीन लॉन्च इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो बहुत सारी जो लाभकारी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। इसमें बी कीपिंग भी है, मधुमक्खी पालन। अब यहाँ देखिए, कहा गया कि हरियाणा इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, मतलब कृषि आधारित है। वो तो पूरा भारतवर्षीय है, लेकिन हरियाणा में ये मुख्य है। और विथ अबाउट 81% ऑफ इट्स लैंड अंडर एग्रीकल्चर, इसका जो 81% है लैंड एरिया वो टोटल एग्रीकल्चर वाले काम में यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट एरिया तब कम होगा। ये ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 81% एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है तो जंगल आखिर उगेंगे कहाँ? उगने के लिए पेड़ चाहिए और उन्हीं को काट के खेत बना दिया गया। तो ऐसे में फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज सिर्फ 3.62% है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। मतलब कुछ तो खेत का परसेंटेज है जो कि सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आधी ज़मीन खा गया है। बचा हुआ जो एरिया है उसमें 3.62% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है और वो भी बदहाल है, मतलब धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट इतना ये कवर करता है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ स्टेट इज 7.1%। फॉरेस्ट कवर मात्र 3.62 है, लेकिन अगर उसमें ट्री कवर को भी हम जोड़ देते हैं तो 7.1% तक ही आकर वो टिक जाता है। छिटपुट पेड़ भी हमने गिन लिए। और टोटल फॉरेस्ट और प्लांटेशन ऑन बैंक ऑफ रोड्स, रेलवे, कैनाल, मतलब जितना भी पेड़ था सबको बटोर के गिन लिया और फॉरेस्ट कवर उसमें ऐड कर दिया, तब जाकर ये इतना हो रहा है 7.1%। तो ये चिंताजनक स्थिति। अब यहाँ देखिए, पौधागिरी कैंपेन। अब चूंकि चिंताजनक स्थिति है तो पौधे लगाने होंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो पौधागिरी कैंपेन वाज स्टार्टेड इन ईयर 2018-19 इन हरियाणा। और हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सी वैन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये अपने आप में एक अनोखी पहल थी। The Bombay Natural History Society in collaboration with Forest Department has set up a vulture conservation breeding center near Pinjore for the conservation and rehabilitation of vultures। गिद्ध तेजी से गायब हो रहे हैं। जब आधी से अधिक आबादी साफ हो गई तब हमें होश आया कि ये दिख क्यों नहीं रहे, और जब ना दिखने के पीछे की वजह को तलाशा गया, खंगाला गया, तो ये मालूम हुआ कि जो हम पशु पालते हैं उनको जो हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं वो औषधियाँ इन गिद्धों के लिए जहर है, क्योंकि मरे हुए जीवों का मांस ही इनका मुख्य भोजन है और उसको ये खाकर बीमार हो रहे हैं। इनकी किडनी फेल हो रही है, इनका पूरा शरीर जवाब दे जा रहा है और ये मर जा रहे हैं। जब आधी से अधिक आबादी साफ हो गई तब इनके कंजर्वेशन का प्रयास शुरू हुआ है। तो इसमें कुछ बढ़त देखने के लिए मिली है। अब यहाँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कोलेबोरेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें अपना सहयोग दे रहा है। और ये जो वाल्चर ब्रीडिंग सेंटर है ये पिंजौर के पास में खोला गया है। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2001 में। तो प्रयास ही जब लेट शुरू हुआ है तो रिजल्ट तो देर से आएगा ही। अब देखिए, हरियाणा स्टेट हैज़ 2.5% ऑफ द कंट्रीज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। लाइव स्टॉक सेंसस वही पुराना वाला है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबे समय के बाद वो जारी होती है, 2012 के बाद 2019, तो अभी एक लंबा गैप आएगा। अब देखिए, बट कॉन्ट्रीब्यूट्स 117.34 लाख टन फॉर मिल्क। देखिए, जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.5 है परसेंटेज वाइज। तो लाइव स्टॉक का परसेंटेज अगर परसेंटेज वाइज संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब उत्पादन के मामले में कंट्रीब्यूशन है, मिल्क के मामले में या जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन है 117.34 लाख। तो अच्छा खासा है, लाख टन में है ये आंकड़ा।
और विच इज़ मोर देन 5.56% of total milk production of the country. The per capita availability of milk per day in state of Haryana is 1118 gram against the national average of 405 gram, which is second in the country. इस मामले में ये second position पे. Haryana State Warehousing Corporation came into existence on 1st November 1967, मतलब राज्य की स्थापना के अगले वर्ष. और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड वाज फॉर्म ऑन 1st August 1969 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केट कमिटीज इन द स्टेट. तो इनका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है, इनका स्थापना वर्ष दिमाग में रखना है बस. अब इसके बाद देखिए, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड प्लान्स टू सेटअप अ फ्लावर मार्केट इन गुरुग्राम. तो ये फ्लावर मार्केट जो है इसकी सेटलमेंट कहाँ पर की जाएगी? अभी प्लान है कि ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा. अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट को, साथ में रोड और इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी पर भी नजर डालेंगे. तो इन ऑर्डर टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द स्टेट, a new department known as Directorate of MSME Haryana was formed by Industries and Commerce Department Haryana on 5th January 2021. तो ये एक डाटा है. और हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 HEEP हीप जिसे कहा जाता है 2020 की, विथ इफेक्ट यहाँ आप देख रहे हैं, विथ इफेक्ट फ्रॉम January 1st 2021 to promote the development of the state. Haryana government has launched MSME policy 2019 और हरियाणा गवर्नमेंट इज डेवलप मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल टाउनशिप नियर खरखोदा. और ये खरखोदा है कहाँ पे? तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एट सोहना. तो ये दोनों जगहों पर खोला गया है. जगहों का नाम आपको इसमें पता होना चाहिए. तो खरखोदा को आप देख सकते हैं और सोहना को देख सकते हैं. इसके बाद हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज एस्टैब्लिश अंडर पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द नोटिफिकेशन इशू बाय हरियाणा गवर्नमेंट ऑन 19 फरवरी 1969. ठीक है, 19 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जो है उसको इशू किया जाता है. ये 1969 की बात. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट द टोटल अवेलेबल पावर कैपेसिटी ऑफ हरियाणा इज 12,147.67 megawatt. Per capita electricity consumption has gone up 1,805.45 unit in 2020-21. ये कुछ डाटा है. तो इसमें जो पावर कैपेसिटी है उसको आप याद रखेंगे, मेगावाट में दी हुई है. और इन द ईयर 2020-21 अ सब्सिडी ऑफ 5,099.93 crore हैज़ बीन गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर बाई स्टेट गवर्नमेंट. In the year 2020-21, 15,000 solar pump were installed in state. During the year 2021-22, a total of 22,000 pump. देखिए, पिछला वाला टारगेट जो था वो 15,000 का था, और अभी जो है वो 2021-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें टोटल ऑफ 22,000 पंप जो है उनको टारगेट किया गया है कि लगाया जाएगा. और ये सब जो पंप इंस्टॉलमेंट है, मतलब सोलर पंप का इंस्टॉलमेंट है, ये PM कुसुम योजना के अंतर्गत, मतलब PM कुसुम योजना इसमें 75% ग्रांट अपना दे रही है. तो उसी के कोलेबोरेशन से ये चल रहा है. अब यहाँ आप देखें, सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना और पंप की आवश्यकता किसानों को होती ही है. हरियाणा सोलर एनर्जी पॉलिसी प्लान टू सेटअप 1600 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट बाय ईयर 2022. ये एक टारगेट है 1600 का. और अबाउट 200 मेगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हैव बीन सेटअप इन स्टेट बाय February 2022. तो 200 मेगावाट वाला जो सेटलमेंट है उसकी यहाँ बात की गई. साथ में ये बताया गया, यहाँ आप देखें कि बाय February 2022 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन 330 गौशालाज. ठीक है, गौशाला जो है वहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया गया है और ये 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की बात की जा रही है. फरवरी 2022 तक का ये रिकॉर्ड है. और हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड हरियाणा बायो एनर्जी पॉलिसी 2018 विथ टारगेट ऑफ सेटिंग अप 150 मेगावाट बायोमास बेस्ड पावर प्रोजेक्ट बाई 2022. द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हरियाणा, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके द्वारा जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है 31 अक्टूबर 2021 तक, वो कितना है? ये 2684 किलोमीटर है. और द लेंथ ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट PWD, जो स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 330 किलोमीटर का हुआ है. तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं. द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे रोड इन हरियाणा इज 1602 किलोमीटर एज ऑन 31 अक्टूबर 2021. रिकॉर्ड मतलब इतने डाटा, मतलब यहाँ तक इसको अपडेट किया गया है. तो इसकी जो लेंथ है स्टेट हाईवे रोड्स की वो कितनी है? 1602 है. अब यहाँ पर देखें आप एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को. तो नेशनल डी वार्मिंग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर अंडर द मिड डे मील स्कीम इन स्टेट ऑफ हरियाणा. और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जिसे कि RAA कहा जाता है, ये पहला वाला आपने देखा. दूसरा वाला देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान वाज लॉन्च ऑन 14 नवंबर 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड लर्निंग प्रमोशन प्रोग्राम LEP.
ये आपने देखा, इसकी तारीख ध्यान दीजिएगा। द प्रोग्राम नेम्ड सुपर 100 हैज़ बीन स्टार्टेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग टू द मेरिटेरियस स्टूडेंट्स। जो मेरिट में नाम दर्ज कराने वाले, मतलब योग्य विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर, जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, उन्हें उसमें से सुपर 100 मतलब 100 विद्यार्थियों का चयन करके उन्हें कोचिंग दी जाएगी विभिन्न परीक्षाओं के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट सेक्टर 23 पंचकूला वाज एस्टैब्लिश इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ कोलेबोरेशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे विलेज खरखोदा जो है, माफ कीजिए, विलेज किल्होर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब ये किसकी बात हो रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसका पूरा कोलेबोरेशन है, योगदान है। और ये स्थापित हो रहा है जो किल्होर विलेज है, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे। तो लोकेशन भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ देखें कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, जो अंत्योदय परिवार है यानी गरीबी रेखा से बहुत नीचे निम्न स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इज टू फाइनेंशियली अपलिफ्ट सच फैमिलीज ऑफ स्टेट हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपी, जिनकी की एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक पूरे वर्ष में 1 लाख से कम आमदनी अगर है तो उसका जो जीवन यापन का तरीका है वो कैसा होगा। तो उसमें फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट लाने के लिए सरकार का ये प्रयास है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर हरियाणा कैशलेस कॉन्सोलिडेटेड पोर्टल डेवलप एंड लॉन्च, इसे लॉन्च किया जा चुका है। द स्टेट गवर्नमेंट एम टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड क्रिएट अ लेस कैश सोसाइटी, मतलब कैश का प्रयोग कम से कम हो और लोग डिजिटल पेमेंट करें, इसी पर्पज से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पोर्टल की बात हो रही है। और हरियाणा स्टेट इन द फर्स्ट इज अ, यहाँ आप नीचे वाले को देखें, हरियाणा स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन उमंग प्लेटफॉर्म इन ईयर 2018-19। तो यहाँ तक तो हमने एजुकेशन और जो आईटी सेक्टर था उसको देखा। अभी हेल्थ और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो फैक्टर है उसको देख लेते हैं। तो इन द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जो हृदय से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, एंड स्ट्रोक्स प्रोग्राम, मतलब इतने तरह के जो रोग हैं उनके संबंध में प्रिवेंशन और उनका जो कंट्रोल करने का काम है वो सरकार इसमें स्वास्थ्य की सुविधाओं के अंतर्गत देख रही है। तो हरियाणा स्टेट वाज अवार्डेड मेरिट सर्टिफिकेट फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन बीमारियों के संबंध में जो प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था उसमें हरियाणा राज्य ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसे पहली रैंक प्राप्त हुई। अब यहाँ देखिए, इन द इवेंट ऑफ कोविड-19 का जो दौर था, द हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा हैज़ रिसीव द स्कॉच गोल्ड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 अवार्ड ऑन 28 अक्टूबर 2020। स्कॉच गोल्ड अवार्ड इसे मिला है और ये सम्मानित किया गया क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा राज्य ने कोविड-19 के दौर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एट प्रेजेंट देयर आर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस इन हरियाणा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश एट कुटेल, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये है कहाँ पे? तो करनाल में है। कुटेल जगह है और ये करनाल में स्थित है। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, तो उनकी बजट स्पीच में 1 फरवरी 2019 को ये अनाउंस किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 22nd यानी जो 22वें नंबर का एम्स है, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा हरियाणा में। तो ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट स्पीच में इसका अनाउंसमेंट किया गया था और ये तारीख थी 1 फरवरी 2019 जब बजट लॉन्च किया जा रहा था, जारी किया जा रहा था। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, ये 22वें नंबर का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो रेट जो है हरियाणा में काफ़ी खराब रहा करता था, और चाइल्ड नहीं बल्कि जो एडल्ट सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी खराब था, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन अभी उसमें ग्रोथ दिखाई दी, विच वॉज 830 एज पर 2011 सेंसस। 2011 का सेंसस रिकॉर्ड किए हुए और आए हुए ज़माना गुजर चुका है, लेकिन अभी हम उसी को लेकर चल रहे हैं क्योंकि नया वाला सेंसस का रिकॉर्ड नहीं आया। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे ऐसे सर्वे होते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है या इस तरह के और भी सर्वेक्षण होते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि कैसी स्थितियाँ हैं, मतलब पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, सेक्स रेशियो की क्या कंडीशन है। तो यहाँ वो बताया गया 830 था ये 2011 में, और इंक्रीज़ हुआ है ये अच्छा खासा, मतलब 1000 जो मेल्स हैं उन पे 910 मतलब 910 महिलाओं की जो संख्या है, मतलब महिला शिशुओं की संख्या है, वो दर्ज की गई। ये नवंबर 2021 तक का है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना वाज इम्प्लीमेंटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन ईयर 2015 टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड चेंज द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो गर्ल चाइल्ड है उसके प्रति लोगों का माइंडसेट ही बिगड़ा हुआ है, मतलब कोई नहीं चाहता जल्दी, जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी अंदर की मानसिकता यही होती है, बाहर से वो चाहे जो शो ऑफ करें
मतलब अगर बेटा होगा तो उनका चेहरा खिल जाएगा और बेटी होगी तो चेहरे मायूसी से लटक जाते हैं, वो जाहिर करें या ना करें। तो वो मानसिकता जो है उससे निजात पाना और सोसाइटी का जो मस्तिष्क है उसको बदलना, ये सरकार का लक्ष्य है। तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। और हरियाणा कन्या कोष वाज फॉर्म ऑन मार्च 2015 फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स इन द स्टेट, क्योंकि सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा खराब था। तो ऐसे में फिर सरकार की अच्छी खासी टांग खिंचाई होती थी कि हरियाणा में ऐसी स्थिति है, जबकि यहाँ की महिलाएं अपना जो कौशल है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब अपना लोहा मनवा चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्स रेशियो है उसका कम होना ही अपने आप में चिंताजनक बात है। तो सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए और प्रयास का जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है, 910 हो गया है अभी रिकॉर्ड। द की हेल्थ इंडिकेटर्स नेशनल हेल्थ मिशन इन हरियाणा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इंडिकेटर विद सोर्स यहाँ दिया हुआ है, इसमें नेशनल मोर्टेलिटी रेट दी हुई है, ये न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट है असल में। तो ये NMR, मतलब इसका जो ईयर है वो 2021-22 है और इसका जो रिकॉर्ड है वो 22 है। ठीक, इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है IMR वो 27 है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, रेशियो है असल में, वो 91 है। तो इसका जो रिकॉर्ड है ना, मतलब जो नंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि NMR कितना है, IMR कितना है। इसके बाद मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर्स, 5 वर्ष से कम आयु में जो मृत्यु हो जाती है, तो उनका 36 है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, CRS जिसे आप कहते हैं, ये 922 है अप टू दिसंबर 2020, इसका जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी HMIS, तो ये 96% है, ये हमने देखा टिल सितंबर 2021। अब नीचे आपको बताया गया है कि पंचायती राज और रूरल अर्बन डेवलपमेंट जो है उसमें क्या काम हो रहे हैं। तो इन स्टेट ऑफ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन सोसाइटी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल एरिया ऑफ द स्टेट। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर एंड स्टेट इन रेशियो ऑफ 60-40। 60 का रेशियो, 60-40 का रेशियो है, 60 इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, द ओपन डिफेक्शन फ्री लेवल was achieved by state of हरियाणा on 22 जून 2017 अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है ये 2019 वाला है। हरियाणा स्टेट हैज़ सिक्योर सेकंड पोजीशन अक्रॉस द कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद एंड रेवाड़ी हैज़ सिक्योर सेकंड एंड थर्ड प्लेस। तो इस मामले में, स्वच्छता के मामले में भी हरियाणा का प्रदर्शन अच्छा है। अब देखिए, डर्ट फ्री इंडिया कैंपेन वाज रन फ्रॉम 8 अगस्त 2020 टू 15 अगस्त 2020 अक्रॉस द कंट्री ऑन द ओकेशन ऑफ स्वच्छ भारत दिवस, ऑर्गेनाइज ऑन ओकेशन ऑफ 151 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन गांधी जी। मतलब जो 151वीं जयंती थी गांधी जी की, उसी के मौके पर ये स्वच्छ भारत दिवस जो है इसको रिकॉर्ड किया गया, मतलब दर्ज किया गया कि अब इस दिन जो है स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। ये आपने देखा, और ये 2 अक्टूबर 2020 की बात है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गॉट द फर्स्ट प्राइज इन कंट्री फॉर बीइंग द हाईएस्ट ODF प्लस बाई सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सैनिटेशन। तो इसे ये अवार्ड मिला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हरियाणा स्टेट हैज़ सिक्योर द थर्ड पोजीशन इन क्लीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी टॉयलेट कैटेगरी। जो क्लीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनके मामले में थर्ड पोजीशन हरियाणा राज्य ने सिक्योर की। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के बारे में। तो ये नई स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और ये किस लिए है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड अर्बन पॉपुलेशन इन विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर फॉर प्लांट डेवलपमेंट। मतलब जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें होता क्या है, जो सक्षम आबादी है, कमाने में सक्षम है, तो वो गांव में जब रोजगार नहीं ढूंढ पाती है तो वो शहरों की ओर माइग्रेट करती है। और ऐसे में होता यह है कि गांव खाली होने लगते हैं, गांव में सामर्थ्यवान लोग घटने लगते हैं और जो यहाँ से पलायन करके शहर में जाते हैं वो वहाँ के लोगों का हक छीनने लगते हैं। तो ऐसे में डिसबैलेंस क्रिएट होता है, वहाँ क्राउड बन जाता है ढेर सारा। दूसरी बात यह है कि रोजगार की कमी हो जाती है और गाँव जो है वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। तो इसको रोकना सरकार का उद्देश्य है। और ये बताया गया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप बिग विलेजेस इन बिजनेस, मार्केटिंग, फैसिलिटीज, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जब गाँव का हम कर देंगे तो जो वहाँ के युवा हैं वो बाहर क्यों जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। तो यही काम करने का यहाँ सरकार का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पे 2008 में। और दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना या ग्रामोदय योजना इसे आप कहें, ये स्टार्ट की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में और इन नेम ऑफ ग्रेट लीडर हरियाणा लेट चौधरी छोटू राम जी। मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है तो स्वर्गीय लगा हुआ है, इसीलिए चौधरी छोटू राम जी के यादगार के तौर पे या उन्हीं के मेमोरियल के तौर पे इस योजना को लॉन्च किया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन स्टेट। जो गाँव हैं स्टेट के, हरियाणा राज्य में जो गाँव हैं उनका डेवलपमेंट करना, यही इसका मेन पर्पज़ था। तो ये हमने देखा। अभी देखिए, रूरल सैनिटेशन अवार्ड स्कीम 7 स्टार, यहाँ आप देख रहे हैं हरियाणा स्टेट रूरल सैनिटेशन अवार्ड स्कीम, ये आपकी चल रही है और 7 स्टार
इंद्रधनुष योजना वाज लॉन्च इन हरियाणा इन 26 जनवरी 2018। इसका जो लॉन्चिंग डे है उसको आप देख सकते हैं। अंडर दिस द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा विल बी आइडेंटिफाइड, रिवार्डेड एंड इनकरेज्ड। ये स्कीम लगातार चल रही। तो पंचायतों को प्रोत्साहित करना कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। पंचायत लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो गांव डेवलप होंगे, गांव डेवलप होंगे तो अपने आप ही राज्य डेवलप हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ, इसमें देखिए स्मार्ट सिटी मिशन में क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, 2 cities ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद एंड करनाल, आर टू बी डेवलप एज स्मार्ट सिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटीज। फरीदाबाद हैज सेलेक्टेड ऑन 21 मई 2016 एंड करनाल was selected एज स्मार्ट सिटी इन थर्ड राउंड। जो थर्ड राउंड इसका चला था वो कब था, तो 26 जून 2017 को इसको सेलेक्ट किया गया था। मतलब मोटे तौर पे जो फास्ट ट्रैक यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है और स्मार्ट सिटी के तौर पे इनको डेवलप किया जाएगा, तो उसमें फरीदाबाद और करनाल का नाम है, इसको आप याद रखेंगे। मेरा शहर सर्वोत्तम शहर, ये एक स्कीम है और इसको अनाउंस किया गया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा ड्यूरिंग द स्टेट बजट स्पीच। जो स्टेट का बजट लॉन्च हुआ था, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी यही हैं और चीफ मिनिस्टर भी यही हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। तो इनके द्वारा जो बजट स्पीच दी गई थी 2021-22 वाली, उसमें इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। द स्कीम इन्वेस्टेजेस, तो ये जो स्कीम है इसकी अगर बात करें, टू प्रोवाइड लॉन्च पैड टू ऑल अर्बन लोकल बॉडीज टू पार्टिसिपेट इन एन इमर्जिंग अर्बन चैलेंज वाइल ड्राइविंग फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट। जो अर्बन एरिया है उनको प्रोत्साहित करना इसका पर्पज है। मतलब मेरा शहर सर्वोत्तम शहर, ग्राम विकास की तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम जो है वो कम है। तो यहाँ सरकार ने दोनों के समान विकास पर ध्यान दिया है। इसके बाद देखिए अ न्यू स्कीम, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना हैज़ बीन अनाउंस बाई हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द स्टेट बजट स्पीच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अ न्यू स्कीम जगमग शहर योजना, यहाँ देखिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर, ये स्कीम आपने देखी। उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना देखी, जो कि अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए था। और ये न्यू स्कीम है जगमग शहर योजना, इसकी अनाउंसमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई, उनका जो स्टेट बजट स्पीच था उसमें, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। और ये स्कीम जो है इसके बारे में कहा गया कि विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अर्बन एरिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एनर्जी इफिशियंट LED लाइट ऑन अर्बन एरिया रोड्स। ठीक, जो नई एनर्जी इफिशियंट LED लाइट है उनसे रोड को जगमग कराना। जगमग से आप समझ सकते हैं प्रकाश फैलाना इसका उद्देश्य है, तो लाइट्स की बात हो रही है। तो LED लाइट जो कि ऊर्जा दक्ष है उनका इस्तेमाल बढ़ाना, ये इसका मेन पर्पज है। आगे बढ़ते हैं, सोशल सेक्टर को देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, ये जो है इसमें क्या है, तो दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड फॉर द स्टेट, गर्ल चाइल्ड ऑफ द स्टेट। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट रेंजिंग फ्रॉम 31,000 टू 71,000 इन बीइंग प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। जो बालिकाएं हैं उनके ऑनर में या उनके सम्मान में इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसका अमाउंट पूछा जा सकता है। तो ये 31,000 से लेकर इसकी जो रेंज है ना वो 71,000 तक है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना, इसको लॉन्च किया गया था 1981-82 में। ये सामाजिक सुरक्षा, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी है वो हैंडीकैप्ड्स को अवेलेबल कराने के पर्पज से लॉन्च की गई थी। और हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पे ही, मतलब पहले क्या था कि ये योजना चल रही थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, तो उसी की तर्ज पे जो फैमिलीज जहाँ पे केवल लड़कियां हैं उनमें 1 जनवरी 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को शुरू किया गया। जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना थी, बिल्कुल उसी तर्ज पे वैसे ही नकल करके ये महिलाओं के कल्याण के लिए, मतलब बेटियों के कल्याण के लिए लॉन्च की गई थी। 1 जनवरी 2006 से चल रही थी। तो जो पुरानी स्कीम आज भी अस्तित्व में है, चल रही हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। कुछ पुरानी महत्वपूर्ण योजनाएं जिन्हें की सरकार अभी भी रन कर रही है। अब देखिए रोजगार विभाग जो है हरियाणा का, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, उसके द्वारा क्या काम किया गया। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया और ये 15 जुलाई 2020 की बात है। ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का काम है जिसने कि इसे लॉन्च किया। और संभावित रूप से जितने भी एम्प्लॉयमेंट के हकदार युवा हैं या रोजगार के प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, जिस पर कि वो अलग अलग तरह का डाटा, अपना जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और अपने लिए रोजगार खोज सकते हैं। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की और टोक्यो पैरालंपिक की। तो पहले टोक्यो ओलंपिक की बात करें, 2020 का है। 32 प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा वर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ अ टोटल ऑफ 126 प्लेयर्स। मतलब हरियाणा राज्य के कुल मिलाकर 32 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें भागीदार बने थे। टोटल भारतीय दल में जो प्लेयर्स थे उनकी संख्या थी 126 और उसमें से 32 अकेले इस स्टेट के थे। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। टोक्यो पैरालंपिक की अगर बात करें 2020 वाला, तो इसमें देश ने 19 पदक जीते हैं और उसमें से 6 जो हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले। तो हरियाणा जो है वो हर मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और खिलाड़ियों की तो ये ज़मीन ही है। अब इसके बाद आप देखें खेलो हरियाणा प्रतियोगिता, ये
मतलब 2021 की है, खेलो हरियाणा कंपटीशन या कैंपेन आप इसे कह सकते हैं। 27 से लेकर 29 अगस्त तक ये चली 2021 में, और इसमें 6 जिले मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इसमें करीब 20 अलग अलग स्पोर्ट्स जो आयोजन है वो किए जाते हैं, मतलब खेलों का आयोजन किया जाता है। और गुरुग्राम में 14 से लेकर 16 सितंबर 2021 में राज्य स्तरीय योग कंपटीशन जो है, योगा कंपटीशन है, उसको लॉन्च किया गया ताकि योग को प्रोत्साहन मिले, लोग स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। और इसके बाद देखिए, द इंटरनेशनल फेमस सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन मंथ ऑफ फरवरी टू प्रमोट इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ये जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स है उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है, और इसका जो समय है वो मंथ ऑफ फरवरी है, ये आपने देखा। और 34 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वाज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 फरवरी 2020 टू 16 फरवरी 2020 इन फरीदाबाद। ये आप देख रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस याद रखिएगा और समय याद रखिएगा। साथ में ये बताया गया कि द थीम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फेयर टच न्यू हाइट्स इन 34th एडिशन ऑफ द फेयर विद अ रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ 39 कंट्रीज। देखिए, ये जो मेला है न सिर्फ नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। इसमें जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी आकर कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। साथ में आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल हैज़ रिसीव फर्स्ट प्राइज फॉर शुगर केन डेवलपमेंट ड्यूरिंग 2019-20 and cooperative sugar mill Kaithal has received second prize for technical efficiency at national level. During the year 2020-21, cooperative sugar mill Kaithal has won first prize for sugarcane development and cooperative sugar mill Sahabad has won first prize for technical efficiency at national level. दोनों को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ प्राइज मिला है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ये समाप्त होता है। इतना पर्याप्त है, इतना अगर आप ढंग से रिवाइज कर लेते हैं तो परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।